दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति बदल रही है या भारत की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां बदल रही है? भारत राजनीतिक तौर पर टकराव की दिशा में बढ़ रहा है या भारत आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर असमानता के सबसे बड़े पैमाने में जाकर फंस चुका है? जाहिर है ये ऐसे शब्द हैं और शायद ऐसा वक्त है। इन दो परिस्थितियों के बीच आपको अतीत के पन्ने खोलकर भविष्य के रास्ते क्या अब बनाने की जरूरत है, या फिर भविष्य की राजनीति कैसी होगी उसके चंद चेहरे अब दिखाई देने लगे हैं। क्योंकि आजादी के बाद भारत में कोई भी राजनीतिक सत्ता ऐसी नहीं थी जिसमें इस देश के संवैधानिक संस्थानों से लेकर इस देश के लोकतांत्रिक पिलर्स तक पर राजनीतिक सत्ता ने कब्जा कर लिया हो। और यहां तक कि विपक्ष की राजनीति मौजूदा सत्ता की राजनीति के सामने ना सिर्फ बौनी हो चली हो बल्कि वह गायब सी हो चली हो। और यह सब कुछ इस देश के भीतर की उस राजनीतिक सत्ता के कार्यकलापों के जरिए खुलकर अगर उभर रही है कि इस देश में हर कोई करप्ट है, इस देश में हर कोई राजनीतिक सत्ता को पाने के लिए किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकता है, और इस देश में सत्ता का मतलब कानून से ऊपर खुद को खड़ा कर देना है, तो फिर एक बात तो जान लीजिए कि मौजूदा वक्त में चुनाव हो या संसद हो, इन दोनों का कोई मतलब बचेगा नहीं। और यह सवाल शायद विपक्ष के सामने कहीं ज्यादा बड़ा भी हो सकता है। संसद के भीतर जाकर विपक्ष क्या करता है? चुनाव के दौर में विपक्ष की क्या भूमिका होती है? इस देश के भीतर जिन भी रास्तों से सत्ता पर सवाल खड़े किए जा सकते हों, अगर वो सारे के सारे रास्ते बंद हो जाएं या उन्हें सत्ता कुंद कर दे यानी खत्म कर दे, तो फिर रास्ता कौन सा बचेगा? शायद ये पहली बार इस देश के भीतर ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें सबसे पुराने राजनीतिक दल के तौर पर कांग्रेस के सामने भी यह संकट है। वो किस जमीन पर खड़ी है वो नहीं जानती है। जिस जमीन पर जो लोग खड़े हैं, जो कांग्रेसी खुद को कहते हैं, वो वाकई कांग्रेसी हैं या नहीं हैं वो नहीं जानते हैं। इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता जब चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लेकर इस देश के भीतर तमाम चेक एंड बैलेंस करने वाले प्रीमियर जांच एजेंसी और सरकार के कामकाज पर निगरानी रखने वाले संस्थानों को अपने साथ अगर कर चुकी होगी, तो फिर किस विपक्ष, किस कांग्रेस और किस राजनीति का यहां पर जिक्र होना चाहिए? शायद इसीलिए आज जिस मुद्दे का जिक्र हम आपके साथ करने जा रहे हैं वो शायद भारत की उस राजनीतिक दिशा की हिस्सेदारी में खड़ा है जहां पर इस देश की जनता को सोचना है और जनता के सामने राजनीतिक प्लेयर गायब है। यह सवाल आप कह सकते हैं कल राहुल गांधी के गुजरात दौरे के वक्त में, या कहें गुजरात में कांग्रेस के अधिवेशन के वक्त में, जब खुले तौर पर यह ऐलान किया गया कि कांग्रेस के भीतर बीजेपी के लोग भरे पड़े हैं या बीजेपी की मदद करने के लिए लोग भरे पड़े हैं, तो एक सवाल तो बहुत साफ तौर पर उभर गया। कांग्रेस की अपनी राजनीतिक सत्ता जिस दौर में रही, उस दौर में कांग्रेस के भीतर का कामकाज सत्ता और जनता के बीच एक मोटी लकीर तो खींच ही गया, क्योंकि इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता का जो हिस्सा मौजूदा वक्त में राहुल गांधी जनता के सामने परोस रहे हैं, उसमें कांग्रेस को सत्ता नहीं चाहिए। कांग्रेस को इस देश की राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन को जनता के साथ खड़े होकर बदलना और करने की स्थिति में खुद को लाकर खड़ा करना है। यानी तीन सवाल। पहला सवाल, क्या वाकई राहुल गांधी जिस रास्ते से इस देश की जनता को जगाना चाहते हैं और इसका अंदेशा देना चाहते हैं कि आपकी राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी और आर्थिक हिस्सेदारी इस सत्ता ने छीन ली है
और अब आपको वो सत्ता बनानी है जहां पर आपकी हिस्सेदारी और भागीदारी हो। तो इसका एक मतलब तो बहुत साफ है कि भारत में तमाम राजनीतिक सत्ता जो इससे पहले चलती चली आई, वो सभी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए थी। यानी चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, नेताओं को लाभ मिलना, सत्ता का अपने अनुकूल कानून बना देना, और जो भी असमानता का पैमाना आर्थिक तौर से लेकर इस देश में कानून के राज तक का रेंगता हो, वहां पर करप्शन का उभर कर आ जाना, यह ट्रेनिंग भारत की राजनीति की रही है। और शायद उसी राजनीति से निकले हुए कांग्रेस के नेताओं की एक लंबी कतार है। इससे इनकार नहीं होगा कि बीजेपी में भी वह कतार कतार जो है बड़ी हो गई, और तमाम राजनीतिक दलों के भीतर भी वह कतार बड़ी हो गई, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल की उत्पत्ति जिन वजहों से की गई या जिन वजहों की वजह से हो गई, उस दिशा में कोई काम हुआ नहीं है। आप कह सकते हैं जनसंघ, जनसंघ से जनता पार्टी, जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी, जिन रास्तों पर और जिस विचारधारा के आश्रय वो चलती चली आई, मौजूदा वक्त में उसकी विचारधारा सिर्फ सत्ता क्यों हो गई? क्योंकि इस दौर में सबसे बड़ा संकट न सिर्फ देश के भीतर की परिस्थितियों के साथ है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तौर पर भी है, और ऐसा संकट इससे पहले कभी नहीं था। वो रोजगार की परिस्थिति हो, महंगाई की स्थिति हो, बैंकों की स्थिति हो, इस देश के भीतर कॉरपोरेट और सत्ता का संगदिल चलना हो, शेयर बाजार का डूब जाना हो, उसको डुबाना हो, इस देश के भीतर में ऐसी परिस्थितियों और इतने सारे मुद्दे शायद कभी नहीं थे। लेकिन राजनीतिक सत्ता की ताकत राजनीतिक सत्ता के साथ चलने वाले लोगों के साथ जुड़ी हुई है, और यह शायद वो करप्शन है जिसने एक झटके में इस देश के पूरे सिस्टम को ही करप्ट कर डाला, और करप्शन का सिस्टम इस देश का सबसे अचूक सिस्टम बन गया। यह व्यवस्था तोड़ेगा कौन? क्योंकि दूसरी तरफ जो विपक्ष खड़ा है, उसमें अगर आप मंडल कमंडल के दौर से निकली हुई राजनीति का जिक्र करें, या आपके जहन में सवाल कांग्रेस का होगा, तो कांग्रेस का भी जिक्र कर लीजिए। कांग्रेस आजादी के संघर्ष से निकलकर जिन रास्तों पर चल रही थी, हो सकता है आज आपके जहन में बड़े सवाल हो, क्योंकि इस दौर में राहुल गांधी संघ से टकरा रहे हैं, आरएसएस की उस विचारधारा को निशाने पर ले रहे हैं जहां पर इस देश में घृणा या कहें हेट की राजनीति चलती है। तो एक सवाल यह भी होगा, क्या जवाहरलाल नेहरू जब सत्ता में आए उस दौर में सावरकर की राजनीति, सावरकर की सोच को वो खत्म क्यों नहीं कर पाए? या फिर उस दौर में कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि दरअसल इस राजनीति को भी पनपने दीजिए, इस लकीर को भी बढ़ने दीजिए। इंदिरा गांधी ने तो बकायदा जब जेपी आंदोलन खड़ा हुआ तो खुले तौर पर जेपी के पीछे आरएसएस खड़ी थी, इसकी जानकारी इंदिरा गांधी को थी, और दोबारा जब वो सत्ता में लौटी, बावजूद इसके संघ को निशाने पर उन्होंने क्यों नहीं लिया? गाहे बगाहे भाषणों में जिक्र जरूर किया। राजीव गांधी के दौर में जब अयोध्या आंदोलन की शुरुआत जिस तरीके से बनती और आगे बढ़ती है, उसमें क्या कांग्रेस की राजनीति चूक गई, जो बता नहीं पाई कि दरअसल हिंदुत्व के नाम पर जो राजनीति इस देश के भीतर हो रही है, वो सिवाय लोगों के बांटने के अलावे किसी दिशा में नहीं जाएगी? क्या उस दौर में भी एक वोट बैंक का सवाल था? और उन परिस्थितियों से जब आप मौजूदा वक्त में आएंगे, तो शायद आपके जहन में सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा, राहुल गांधी के सामने जो चुनौती, और राहुल गांधी जिस चुनौती को स्वीकार करते हुए संघर्ष करना चाहते हैं, वो शायद भारत की समूची राजनीति से बिल्कुल अलग है, और इस देश के राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में बढ़ते हुए कदम है। यह एक असंभव सी लकीर है। क्या वाकई यह संभव हो पाएगा? क्योंकि जिस हेट्रेट की राजनीति ने भारत के भीतर सत्ता की पहचान हर उस शख्स, व्यक्ति से कराने की दिशा में कदम बढ़ा दिए, जहां पर आप सत्ता के बोल अगर बोल सकते हैं तो आप कानून से ऊपर हैं। क्या वाकई ऐसी स्थिति आ सकती है कि जो कॉरपोरेट सत्ता के अनुकूल खड़ा है, वह
कॉरपोरेट में पैसा कमाने की दिशा में सत्ता पर ही आश्रित हो गया। इस देश के भीतर का फोर्थ स्टेट मीडिया, उसकी भूमिका भी अगर सत्ता अनुकूल है तब तो वो साथ चलेगा, अन्यथा उसे खत्म कर दिया जाएगा। और इसी परिस्थिति में न्यायपालिका हो, चुनाव आयोग की भूमिका हो, यानी ध्यान दीजिए, ऐसी परिस्थिति इस देश में इससे पहले कभी नहीं थी कि विपक्ष उस राजनीति को साधने निकले जो चुनाव के जरिए सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बनाता हो। वो रास्ता खत्म हो गया। सत्ता की गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए इस देश की जांच एजेंसियों ने काम करना बंद कर दिया। सत्ता की गड़बड़ियों को बताने के लिए मीडिया ने काम करना बंद कर दिया। तो बचा क्या? और शायद क्या यही वो परिस्थिति है जिसमें कांग्रेस के भीतर जो एक लंबी प्रक्रिया से राजनीति करते रहे, सत्ता पाते रहे, सत्ता में बैठकर इस देश को चलाते भी रहे, वो लोग अब सत्ता के मौजूदा परिस्थितियों से निकली हुई ताकत के साथ या तो खड़े हैं या झुके हुए हैं। और राहुल गांधी इन सब से अलग क्यों हैं? इन दो सवालों का जवाब आपको खोजना होगा। राहुल गांधी कांग्रेस नहीं है, राहुल ही कांग्रेस है, क्योंकि यह एक परिवार के साथ, या कहे परिवार की ताकत के साथ, या इस देश के भीतर कांग्रेस को चलाने को लेकर नेहरू गांधी परिवार ने जिस लिहाज से कांग्रेस को आगे बढ़ाया, उसमें कांग्रेस एक पार्टी के तौर पर नहीं है बल्कि एक विचारधारा के तौर पर है। और विचारधारा का मतलब यह होता है कि सामने की विचारधारा अगर कांग्रेस के अनुकूल नहीं है या इस देश के आजादी के संघर्ष के खिलाफ या उससे हटकर कोई नई राजनीतिक लकीर खींचना चाहती है तो संघर्ष आपको करना पड़ेगा। लेकिन एक झटके में अगर सत्ता की विचारधारा ही खत्म हो जाए तब फिर कांग्रेस की विचारधारा या आजादी के संघर्ष की विचारधारा क्या मायने रखेगी? क्योंकि विचारधारा का मतलब बहुत साफ है। आप उस राजनीति को उस विचारधारा के रास्ते ले जाते हैं जहां पर आपको यह साफ साफ दिखाई दे कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन जब विचारधारा सत्ता हो जाए तो सत्ता के लिए जो इस देश के भीतर संवैधानिक संस्थानों की मौजूदगी है या किसी भी तरीके से एक संप्रभुता के साथ लोकतंत्र को जीने की चाहत है, वो एक झटके में खत्म हो जाएगी। और शायद वह उम्मीद बीते 10-11 वर्षों के दौर में क्या खत्म हो गई। और यह सवाल अब देश में बड़ा हो चला है कि कौन इस सत्ता की विचारधारा से कैसे टकराएगा। क्योंकि राजनीतिक ट्रेनिंग तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को यही मिली कि अपनी अपनी राजनीतिक जमीन अपने अपने वोट बैंक के आसरे बनाइए, और वोट बैंक को बनाते वक्त चुनावी जीत आपको होनी चाहिए, उस दिशा में कदम बढ़ाइए। लेकिन वही चुनाव को अगर राजनीतिक सत्ता ने अपने अनुकूल कर लिया या उसे हड़प लिया तो फिर, और उसको हड़पने के रास्ते में इस देश के भीतर में जो भी संकट और मुश्किल हालात है उसे सत्ता के चकाचौंध तले बार बार ये बताने की दिशा में ले गए कि शायद यही उम्मीद है कि हम ही आखिरी उम्मीद है, इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। और इसी बातों को लगातार परोसा जाए तो इस देश की जनता के सामने कौन से सवाल हो सकते हैं। शायद अब राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं कि इस देश में पॉलिटिकल नेताओं के आश्रय नहीं बल्कि उस जनता के आश्रय राजनीति को साधने की जरूरत है जिस जनता के सामने मुश्किल हालात हैं। और उसमें एक बेहतरीन रास्ता कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें एक बेहतरीन रास्ता इस देश के भीतर में उस असमानता का बोध उन लोगों को कराना है जो जातियों के आधार पर, समुदाय के आधार पर, या आने वाले वक्त को लेकर अपनी जाति और समुदाय की राजनीतिक भागीदारी के साथ यह सोचते रहे कि उनके अनुकूल परिस्थितियां हो जाएंगी।
शायद यह एक भ्रम की स्थिति रही, क्योंकि मंडल से निकली हुई राजनीति ने उन जातियों को भी आर्थिक और सामाजिक तौर पर बलवान नहीं किया, ताकत नहीं दी जिनकी सत्ता रही। लेकिन जो सत्ता में रहे उस जाति विशेष के लोग, उनकी ताकत जरूर बढ़ती चली गई। यह परिस्थिति कमोवेश हर राजनीतिक दल के भीतर रही, और पहली बार जब खुले तौर पर इसका ऐलान तो हो ही चुका है, इस देश के भीतर में आप न्याय की गुहार अब पारंपरिक संस्थानों से नहीं लगा सकते हैं। उदाहरण अगर आप लेना चाहते हैं तो इस रूप में भी समझिए, शेयर बाजार में घोटाला होता है और घोटाले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो एफआईआर दर्ज करने को कहता है। हाईकोर्ट 24 घंटे के भीतर उस फैसले को बदल देता है जो एंटी करप्शन ब्यूरो कह रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्वायत्त संस्था है, लेकिन हाईकोर्ट उस फैसले पर पानी फेर देता है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का जिक्र कीजिए कि ईडी 5 दिनों तक 50 घंटे तक पूछताछ करती है। सोनिया गांधी से 3 दिनों तक 27 घंटे पूछताछ करती है। इस देश में 10 से 11 बरस पहले के चुनाव में जिक्र हेराल्ड केस का होता है, रॉबर्ट वड्रा का होता है। इस देश के भीतर में लगभग 125 से ज्यादा कांग्रेसी ईडी की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी है। सीबीआई तकरीबन 600 से ज्यादा पॉलिटिशियंस के नाम अपनी किताब में लिख डालती है जो पूरे विपक्ष के हैं। उन विपक्ष में से 16 नेता बड़े ऐसे निकल कर आते हैं जो नहीं चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, और वो बीजेपी में समा जाते हैं। और बीजेपी कल तक उनके खिलाफ खड़ी थी, लेकिन उनके साथ आते ही बीजेपी उनका नाम बदल देती है और ये कहती है कि दरअसल अब वो गड़बड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं, हम हिंदूवादी पार्टी हैं, हम इस देश की संस्कृति की रक्षा करने वाली पार्टी हैं, हम एक ऐसी पार्टी हैं जो कि कांग्रेस की विचारधारा या इस देश की पुरानी पारंपरिक राजनीति से हटकर हैं। और वो पूरा करप्शन का हिस्सा, पूरी प्रीमियर जांच एजेंसी, उसकी लिस्ट, उसकी फाइल, सब कुछ धरी की धरी रह जाती है। और वो लिस्ट भी जो सुप्रीम कोर्ट को ईडी ने सौंपी और उसमें जो नाम ईडी ने दर्ज कराए थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। यानी एक पूरी प्रक्रिया इस देश के भीतर में राजनीति को साधने के लिए या विपक्ष की राजनीति को खत्म करने के लिए शुरू हो जाती है। और उम्मीद जो जनता के भीतर राजनीतिक परिवर्तन के साथ होनी चाहिए, वो राजनीतिक परिवर्तन भी एक झटके में रुक जाता है। और दूसरी तरफ राजनीतिक परिवर्तन रुकता है तो राजनीतिक दलों के भीतर बैठे हुए नेताओं के सामने यह संकट होता है कि वह खुद को कैसे बचाएं। और यहीं से असल सवाल शुरू होता है, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने गुजरात के भीतर किया। पहला काम, ये जो 2 ग्रुप हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। ध्यान दिया आपने, कांग्रेसी कार्यकर्ता कितनी जोर से तालियां बजाते हैं जब उनके नेता ये कहते हैं कि पार्टी के भीतर कुछ लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन एक सच यहां पर समझना होगा, मौजूदा राजनीतिक सत्ता के भीतर किसी भी नेता की कोई पहचान नहीं है सिवाय आधे दर्जन नेता। आप मान लीजिए, जिसमें आप प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र कर सकते हैं, अमित शाह का जिक्र कर सकते हैं, पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर जेपी नड्डा का जिक्र कर सकते हैं, कैबिनेट के भीतर राजनाथ सिंह का जिक्र कर सकते हैं, सरसंघचालक मोहन भागवत का जिक्र कर सकते हैं,
इसके बाद एक भयानक शून्यता आपको दिखाई देगी सत्ता को लेकर भी। और इस भयानक शून्यता का मतलब यह है कि कांग्रेस और बीजेपी और इस देश में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए तमाम क्षत्रप या राजनीतिक दल जो अभी तक यह सोचते थे कि उनका वोट बैंक कैसे बढ़ेगा, किस रूप में बढ़ेगा, और अगर वो जनता के साथ नहीं है तो भी वह उस सोशल इंजीनियरिंग के आश्रय या फिर वेलफेयर स्कीम के आश्रय, जिसको रेवड़ी शब्द भी आप दे सकते हैं, या फिर इस देश के भीतर में करप्शन के मुद्दों को उठाकर राजनीति साध सकते हैं, वो सारी परिस्थितियां एक झटके में खत्म हो गई। बचा क्या? यानी एकमात्र राजनीतिक सत्ता, उस सत्ता के इर्द गिर्द की राजनीति, उस राजनीति का अपना धर्म, उस धर्म की अपनी राजनीतिक संवैधानिक स्थितियां, उस राजनीतिक संवैधानिक स्थितियों के तहत कानून से ऊपर उठकर अपने अनुकूल जो इच्छा चाहे वैसी करने की परिस्थितियां, क्या यह वाकई संभव है? यानी संविधान से मिली ताकत और उस ताकत का इस्तेमाल गैर संवैधानिक तरीके से करने की सोच, इन दो परिस्थितियों से आप कैसे लड़ेंगे? रास्ता एक ही है। इस देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जनता के बीच जाना होगा, उन्हें वो पारंपरिक राजनीति छोड़नी होगी। सवाल यह नहीं है कि अपनी अपनी पुरानी परिस्थितियों को बचाने के लिए या अपनी राजनीतिक जमीन को बरकरार रखने के लिए या अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए सत्ता के अनुकूल होने की एक लंबी कतार तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में लगी हुई है। जो विपक्ष में है वह भी समझौता किए हुए हैं और एक कतार उत्तर प्रदेश बिहार में देखी जा सकती है। कौन से नेता हैं, कौन सी पार्टी है, यह बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। यानी मैसेज बहुत साफ है कि जो सत्ता से आपको लड़ना है, उस सत्ता को सत्ता में बरकरार रखने के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्ता से बाहर रहकर भी और सत्ता से मिलने वाली सुविधाओं और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई ना होने की वजह से। लेकिन एक पूरी कार्रवाई जो इस देश के भीतर तमाम संस्थानों ने की, उसका कोई मतलब ही नहीं बचा। रास्ता है क्या? जो राहुल गांधी कह गए वही रास्ता है कि बीजेपी के भीतर से बीजेपी, कांग्रेस के भीतर से बीजेपी के समर्थक लोगों को निकाल दिया जाए, या इससे हटकर रास्ता यह है कि कांग्रेस को अपने तौर पर या विपक्ष को अपने तौर पर अब उस राजनीति को साधना है जिसमें वह चेहरे के तौर पर नहीं रहे, वह विचारधारा और समूह के तौर पर जनता के भीतर समा जाए। आप कह सकते हैं इसका एक नायाब प्रयोग भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुआ, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के वक्त भी शायद राहुल गांधी या कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पाए कि यह देश उस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए चीजों को परिवर्तित होते देखना चाहता था। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा भी एक पॉलिटिकल तौर पर हथियार बना दिया जाएगा, यह उसने नहीं सोचा था, क्योंकि जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के भीतर लोगों का पूरा समूह जिन जिन क्षेत्रों से गुजरा, उन क्षेत्रों के लोगों को अपने मुश्किल हालातों से निजात चाहिए था। लेकिन उनको कांग्रेस के वह नेता वह ट्रेनिंग नहीं दे पाए कि आप ही वो नेता हैं। यह बहुत मुश्किल काम होता है कि आप अपनी राजनीति को डाइल्यूट कर अपने वोट बैंक या अपने साथ जुड़ी जनता को ही अपने से बड़ा बताने की स्थिति में लाकर खड़ा कर दें और लड़े वही। इसके लिए हो सकता है कुछ मुद्दों की जरूरत हो, लेकिन इस दौर में तो मुद्दों की पूरी फेहरिस्त सामने खड़ी है। और मैसेज अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब यह भी निकल रहा हो कि इस देश की राजनीतिक सत्ता को इस बात का डर है कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें उसे सत्ता से बेदखल ना कर दें, तो वह अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के सामने नतमस्तक हो जाए। क्या ऐसी परिस्थिति अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर मंडरा रही है और भारत के भीतर की परिस्थितियां इस दिशा में ले जा रही है? हो सकता है। इसीलिए 3 बड़े सवाल जो कांग्रेस राहुल गांधी से मौजूदा वक्त में निकल कर आए हैं, किस पर कौन भरोसा करे कि वह सत्ता के साथ है या नहीं है, यह कह पाना, बता पाना बहुत मुश्किल है।
सत्ता जब हर किसी को अपने साथ लेने के लिए किसी भी दिशा में जाने को तैयार हो और इस देश के भीतर उस व्यक्ति को अपने निशाने पर लेकर प्रताड़ित करने की स्थिति में हो, तो वो व्यक्ति कितनी लंबी लड़ाई कैसे लड़ पाएगा। और तीसरी परिस्थिति है, क्या वाकई कांग्रेस एक बार फिर उस पुनः जागरण को जीवित करना चाहती है जिसके आश्रय इस देश ने बार बार राजनीतिक परिवर्तन को मान्यता दी है, और यह मान्यता एक बार नहीं कई बार कई मौकों पर आई है। आप कह सकते हैं कांग्रेस का टूटना, कामराज प्लान का आना, वो शायद एक पहला परिवर्तन था आजादी के बाद राजनीतिक तौर पर। दूसरा परिवर्तन इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी के उदय के साथ देखा गया। तीसरा परिवर्तन मंडल कमंडल की राजनीति और उससे निकले हुए राजनीतिक दलों की भूमिका के तौर पर देखा गया। चौथा परिवर्तन इस देश में अन्ना आंदोलन, जन लोकपाल के आंदोलन के आश्रय निकली राजनीति के आश्रय सत्ता पाने की इच्छा को भी देखा गया। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों से हटकर पांचवी परिस्थिति कहीं ज्यादा भयावह और कहीं ज्यादा संघर्ष को नए सिरे से मथने की दिशा में लेकर खड़ा करती है। और इस राजनीति का मूल मंत्र नेताओं और राजनीतिक दलों के चेहरों पर नहीं टिका है, बल्कि उस धारा और विचारधारा पर टिका है जहां आप निशाने पर ले पाने की परिस्थिति में मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, ब्लॉक ब्लॉक, जिले जिले, राज्य दर राज्य एक ऐसी परिस्थिति को जीवित कर सकते हैं जो इस दिशा में ले जाए कि आपका भविष्य, आपके घर में बैठा हुआ आपका भविष्य कैसे नौकरी पाएगा, आपकी जिंदगी कितनी आसान कितनी मुश्किल होगी, आप जिस वातावरण में रह रहे हैं वो वातावरण अनुकूल है या नहीं है, या फिर सत्ता के साथ खड़े लोगों का संकट भी चंद दिनों के बाद कहीं तेजी से उभरेगा। जगाना उसको भी है, रास्ता वहां भी दिखाना है। तो फिर उस वैचारिक परिस्थिति को जनता के बीच जाकर डाइल्यूट करने की स्थिति है, क्योंकि गुजरात एक संघ का मॉडल रहा। दूसरा मॉडल मध्य प्रदेश को बनाया गया। तीसरा मॉडल उत्तर प्रदेश को धीरे धीरे मथा जा रहा है। चौथा मॉडल राजस्थान की दिशा में जाता है और पांचवां मॉडल मणिपुर के आश्रय निकल कर आता है। इन तमाम परिस्थितियों को एक साथ अगर राजनीतिक तौर पर जोड़ा जाए तो अगली परिस्थिति यह भी है कि इस देश के छोटे व्यापारी हों या बड़े कॉरपोरेट हों, वो शेयर बाजार से जुड़े हों या एमएसएमई या छोटे दुकानदार के तौर पर हो, वो किराना दुकानदार के तौर पर हो, रिटेल सेक्टर से जुड़े हो, ध्वस्त वह भी होंगे, ध्वस्त वह भी हो रहे हैं। यानी समुदाय विशेष, लोग विशेष, जनता विशेष, नागरिक विशेष, वोटर विशेष, तमाम लोगों के साथ जुड़ने के तमाम रास्ते राजनीति के बचे हुए हैं, और शायद उनसे जुड़ना और उन्हीं के चेहरों को सामने रखना शायद मौजूदा वक्त की जरूरत है। इंतजार उसी का कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।